हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का मीना क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं 2018 में और 2019 में। 18 और 19 वाला जो एग्जाम था एसएससी जेई का, इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो स्टार्टिंग करते हैं 2019 के क्वेश्चन से। 2019 में जो एग्जाम हुआ था आपका, वहाँ जो शिफ्ट वाइज आपके पेपर हुए थे, अलग अलग शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था, इन सारे क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो सर्वेइंग से आपके आए थे। ओके, सो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपका लिखा हुआ है, डैश इज 33 फीट लॉन्ग एंड इज मोस्टली यूज्ड फॉर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। कि ऐसी कौन सी चेन होती है इनमें से जो कैडेस्ट्रल सर्वेइंग में हम लोग काम में लेते हैं। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, मैट्रिक चेन, रेवेन्यू चेन, बैंड चेन एंड गंटर्स चेन। आप लोगों को पता है कि हमारे पास चार तरह की टेप होती है। कौन सी होती है? मैट्रिक चेन। ठीक है, मैट्रिक चेन जो है कितनी होती है? 20 मीटर और 30 मीटर। कितने लिंक होते हैं यहाँ पर? 100 लिंक होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 150 लिंक। सेकंड हमारी आ जाती है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है भाई, ये जो इंजीनियर्स होते हैं इनका सीधा सा हिसाब किताब होता है, ये सब कुछ बराबर करके चलते हैं। मतलब कितने फीट की होती है ये? 100 फीट लंबी होती है। 100 यहां पर लिंक हमारे प्रोवाइड होते हैं। ओके, इसके बाद आती है गंटर्स चेन। गंटर्स चेन जो है आपकी ये होती है 66 फीट लॉन्ग। क्लियर? 100 लिंक्स। और जो लास्ट में आती है वो आती है हमारी रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन जो है इसकी लेंथ कितनी होती है? 33 फीट इसकी लेंथ होती है। 16 यहां पर लिंक प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, और इसे काम में लिया जाता है ज्यादातर जो कैडेस्ट्रल वर्क हमारे होते हैं इनमें। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? रेवेन्यू चेन। ओके, रेवेन्यू चेन आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। एसएससी जेई 2019 में आया था 23 को जो शिफ्ट थी वहां पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ऑन अ रफ टेरेन व्हाट इज द अचीवेबल एक्यूरेसी ऑफ अ चेन अंडर कंडक्टिव कंडीशंस। कि किसी भी रफ या फिर हिली टेरेन पर अगर हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं तो वहां पर हमें एक्यूरेसी कितनी चाहिए होती है? तो भाई आपकी जो एक्यूरेसी वो चाहिए होती है 1 in 250 या फिर 1/250 हम इसे लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिख रखा है, एन इलोंगेटेड चेन कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय। इस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो इलोंगेशन है चेन का, अगर चेन जो है हमारी वो ज्यादा लंबी हो गई, ये जो फिक्स लेंथ इसकी दी हुई है 20 मीटर, बट चेन हमें पता है किस तरह की होती है। कुछ ऐसा करके हमारी एक चेन बनी हुई रहती है। किस तरह की? ऐसे करके यहां पर लिंक प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ज्यादा यूज में लेने की वजह से ये जो चेन है इसकी लेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो अगर ये चेन की लेंथ हमारी इंक्रीज हो गई तो इसे कौन से मेथड से हम लोग सही कर सकते हैं? ठीक है, ये सही करने के मेथड भी है, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? एन इलोंगेटेड चेन कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय। कि इनमें से कौन से मेथड से हमें एडजस्ट नहीं कर सकते? ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेटिंग द लिंक्स दैट हैव बिकम बेंट। मतलब अगर आपका ये जो बेंड है बीच का, यहाँ का ये जो लिंक है इसमें कुछ बेंड आ गया। ठीक है, बेंड आ गया मतलब ये वाला मान लो कुछ ऐसे करके हो गया अब हमारा। ठीक है, तो क्या इसको सीधा करके, इसको स्ट्रेट करके हम चेन की लेंथ को सही नहीं कर सकते? सही कर सकते हैं भाई। तो ऑप्शन ए जो है वो तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है, हीटिंग अप द चेन। क्या इस पूरी चेन को गर्म कर दिया जाए? अरे अगर पूरी चेन को भाई गर्म कर दोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको आपकी करेक्ट लेंथ मिल जाए। हो सकता है चेन की लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ओके, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कि चेन की जो लेंथ है इसे करेक्ट हम लोग गर्म करके नहीं करेक्ट कर सकते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। ये भी एसएससी जेई 2019 का है। अभी हम 2019 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, 2018 वाले अभी बाद में हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट इज द कॉमन स्केल एडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप। कि अगर फॉरेस्ट में आप मैपिंग कर रहे हो, जंगल के अंदर अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो आप कौन सा स्केल काम में लोगे? ऑप्शन आपको नीचे गिवन है कि कौन सा स्केल आप काम में ले सकते हो। तो स्केल हम किस तरह से लेते हैं? कुछ ऐसे करके भाई 1 in 100 है, 1 in 200 है, या फिर 1 in 500, 1 in 1000, ऐसे करके लेते हैं। तो ये जो है आपका फॉरेस्ट के लिए, जंगलों के लिए वो लिया जाता है 1 in 25,000। मतलब ये जो है 1 मीटर, ठीक है,
और ये भी सेम यूनिट होती है कि आपका जो 25,000 मीटर हो सकता है, ये किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आपकी जो 25,000 किलोमीटर की जो लेंथ है, इसे आप मैप पर और भी कम शो कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो 25,000 मीटर की लेंथ है, इसे आप मैप पर 1 मीटर से शो करो या फिर 1 सेंटीमीटर से शो कर सकते हैं। तो 1 in 25,000 जो है करेक्ट स्केल लिया जाता है मैपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एरर दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन सर्वेइंग, कि सर्वेइंग में हम लोग कौन सी एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा कि जो रैंडम एरर्स हमारी आती हैं, जो रैंडम एरर्स हमारी आती हैं, इन्हें हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ओके। बाकी और जो तरह की यहां पर एरर दिख रही है उन सबको कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, नेचुरल कॉज की वजह से जो एरर आती है इन्हें भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बट जो हमारी रैंडम एरर्स आ जाती हैं इन्हें हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। गंटर्स चेन इज हाउ मीटर लॉन्ग, कि गंटर्स चेन की लेंथ मीटर में कितनी होती है। भाई अभी मैंने बताया था आप लोगों को फीट के अंदर कितनी होती है, 66 फीट लेंथ होती है। यहां पर हमसे किसमें पूछा है, मीटर में। तो क्या मुझे बता सकते हो कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 3.28 फीट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3.28 से, और जब आप इसे 3.28 से डिवाइड करोगे तो यह आपका आ जाएगा 20.12 आपका ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गंटर्स चेन की कितनी लेंथ है, 66 तो किसमें होती है, फिट में होती है। हमें किसमें चाहिए पूछा है, मीटर में पूछा, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 3.28 से डिवाइड करके। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इन अ जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है इंक्लाइंड कंसिडर करते हैं, ऑप्शन बी दिया हुआ है वर्टिकल कंसिडर करते हैं क्या, ऑप्शन सी गिवन है क्या हॉरिजॉन्टल कंसिडर करते हैं, और ऑप्शन डी है क्या कर्व्ड करते हैं। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जो जियोडेटिक सर्वे होता है हमारा, उसे कब प्रेफर किया जाता है, जब हमारा एरिया जो है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, ठीक है। दो तरह के हमारे सर्वे होते हैं, पहला होता है प्लेन सर्वे, कब प्रेफर किया जाता है, लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, और जो जियोडेटिक है हमारा, ये कब हम लोग प्रेफर करते हैं, मोर देन 250 किलोमीटर पर स्क्वायर के लिए, ओके। बट यहां पर क्यों कंसिडर करते हैं भाई जियोडेटिक के अंदर इसे, ठीक है, जियोडेटिक 250 किलोमीटर क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ का जो शेप है वो किस तरह का होता है, कुछ ऐसा करके होता है, ठीक है। और अगर मान लो ये एरिया आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा का है, तो मुझे एक बात बताओ, शेप किस तरह की दिख रही है इसकी, क्या ये इंक्लाइंड दिख रहा है, ये क्या ये वर्टिकल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये एक कर्व की शेप में दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, कर्व्ड शेप का, सॉरी, ओके, कर्व्ड शेप का आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑफसेट आर ऑफ टू टाइप, की जो ऑफसेट्स होते हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं। ऑप्शन कौन कौन से गिवन है, स्ट्रेट एंड ऑब्लिक, स्ट्रेट एंड ऑब्लिक ऑफसेट, नहीं ऐसा तो हम लोगों ने कोई नाम नहीं सुना। ऑप्शन बी दिख रहा है परपेंडिकुलर एंड कर्व्ड ऑब्लिक, ओके। परपेंडिकुलर आप लोगों ने बहुत बार नाम सुन रखा है भाई, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लेने का मतलब क्या है, ये हमारी कोई चेन लाइन जा रही है, उस पर यहां से कोई अगर ले लिया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ओके। और अगर ऑब्लिक लेना है, आप कुछ इस तरह का करके ले सकते हो, ठीक है। दोनों ही तरह का हम लोग यहां पर ऑफसेट ले सकते हैं, या तो आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे ले लो, इंक्लाइंड जिसे हम कह सकते हैं, या फिर आप परपेंडिकुलर ले सकते हो, ऑब्लिक और परपेंडिकुलर दोनों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी, परपेंडिकुलर एंड कर्व्ड ऑब्लिक। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन को रीड करिए एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन अ चेन सर्वेइंग वर्क ऑफ अ ट्रैवर्स इट इज नेसेसरी टू अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू सैग फॉर द टैप, ठीक है। कि जो चेन सर्वेइंग हम लोग करते हैं, यहां पर हमें टेप करेक्शन एक सैग के लिए प्रोवाइड करवाना होता है, और वो करेक्शन पूछा है भाई कैसा होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बी दिया हुआ है ऑलवेज नेगेटिव, ऑप्शन सी यहां पर दिया हुआ है डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर कंडीशंस, एंड ऑलवेज पॉजिटिव इज ऑप्शन नंबर डी। एक बात बताओ भाई मुझे कि जो सैग करेक्शन है हमारा, जो सैग की वजह से आता है, वो क्यों आ जाता है। सबसे पहली बात ये भी अभी देख लेते हैं, क्योंकि रिवाइज भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं भाई सर्वेइंग को। एक बात बताइए मुझे, सैग करेक्शन क्यों आता है। मान लो आपका ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहां से लेकर के यहां तक आपने एक टेप को लगा रखा है इस तरह से करके, ये आपका एक क्या हो गया,
टेप हो गया, इसको आपको पकड़ना कैसा था, बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना था, बिल्कुल सीधा। लेकिन कई बार क्या होता है, डिस्टेंस अगर आपकी ज्यादा हो गई तो ये जो टेप है हमारा वो बीच में से कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ लटक जाता है, और इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, सैग करेक्शन। सैग करेक्शन के लिए आपका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, सी एस इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 24 पीएम स्क्वायर। ओके, यहां पर कई बार स्टूडेंट्स को इस W में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये W लिखें या फिर क्या लिखें। तो भाई अगर आप W लिख रहे हो ओनली, तो कैपिटल W आपका होता है वेट, टोटल वेट ऑफ टेप, टोटल वेट ऑफ टेप, क्लियर। और जो स्मॉल WL है आपका, स्मॉल WL भी इस फॉर्मूले में कई बार लिख दिया जाता है, कैसे करके, स्मॉल WL का स्क्वायर L डिवाइडेड बाय 24 पीएम स्क्वायर। ओके, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं इस फॉर्मूले को, कि इस फॉर्मूले को ऐसे भी करके कई बार लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, सी एस इक्वल टू डब्ल्यू स्मॉल W L स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय 24 पीएम स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा और ढंग से अगर लिखना चाहें तो, W स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाय 24 पीएम स्क्वायर। बट यहां पर इस स्मॉल W में और इस कैपिटल W में डिफरेंस होता है। कैपिटल W आपका क्या होता है, टोटल वेट ऑफ टेप, जबकि स्मॉल W आपका क्या होता है, वेट ऑफ टेप, वेट ऑफ टेप इन मीटर, ठीक है, या फिर किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, कि किलोग्राम पर मीटर में आपका कितना वेट निकल करके आ रहा है। ओके, और ये जो सैग करेक्शन होता है इसे हम लोग क्या लेते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, सैग करेक्शन को और जो हमारा होता है स्लोप की वजह से, इन दोनों ही करेक्शन को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, जबकि आपका जो टेम्परेचर और पुल की वजह से जो करेक्शन आता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। बट जो सैग और स्लोप की वजह से आता है ये आपका हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अ 30 मीटर टेप वाज टेस्टेड before a survey and found to have a length of 29.93 meter. If the length of a line measured with this tape is 270 meter, find the true length of line. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, ट्रू लेंथ पूछी हुई है लाइन की, कि भाई इस लाइन के लिए ट्रू लेंथ आपकी कितनी निकल करके आएगी। फिर से रीड करिए एक बार क्वेश्चन को ढंग से, क्या पूछी है, ट्रू लेंथ। ओके, ट्रू लेंथ हम लोगों से पूछी हुई है, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था, ट्रू लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रू लेंथ इक्वल्स टू रॉन्ग चेन लेंथ डिवाइडेड बाय करेक्ट चेन लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ, क्लियर। और अगर यही वाला फॉर्मूला आप किसके लिए लगा रहे हो, एरिया के लिए लगा रहे हो, तो एरिया के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर देना है। अगर आपको ये वॉल्यूम के लिए लगाना है तो वॉल्यूम के लिए इसका क्यूब कर देना है। और अगर लेंथ लेंथ पूछिए तब आप क्या करोगे, इसके ऊपर ओनली इसकी पावर कुछ भी नहीं लगानी है, क्लियर। अब अगर यहां पे हमें क्या दे रखा है, अ 30 मीटर टेप वाज टेस्टेड बिफोर अ सर्वे वर्क, भाई एक्चुअल में तो कितनी है इसकी, करेक्ट टेप लेंथ कितनी है हमारी, कितनी है, लिख लीजिएगा फॉर्मूले से, 30 मीटर है। और कितनी हमें मिल रही है अभी, एक्चुअली में कितनी है वो, 29.93, एक्चुअल में कितनी हो गई, 29.93। इफ द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद दिस टेप इज 270 मीटर, की जो हमारी मेजर्ड लेंथ आई है वो कितनी आई है, 270 मीटर। ओके, तो पूछी क्या है हमसे, ट्रू लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, ट्रू लेंथ आप लोगों की बता दीजिएगा एक बार। ओके, यहां से आप लोग इसको इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, क्लियर। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, आप इसे आगे भी सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन आपका आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मूला है आपका, किस तरह से निकल के आती है। चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा, एल इंटू एल डैश इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डैश, ठीक है, यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है। कैसे निकल के आता है, एल इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एल डैश इंटू डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू हमारी क्या है, रॉन्ग टेप लेंथ, ये एल डैश हमारी क्या है, करेक्ट टेप लेंथ, ये डब्ल्यू डैश क्या है, मेजर्ड लेंथ, और ये है हमारी ट्रू लेंथ, क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या क्या रखा है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज फाउंड एज 35 डिग्री 45 मिनट इफ द डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री 45
मिनट ईस्ट द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है, डिक्लिनेशन दिया हुआ है, पूछी क्या है हमसे, ट्रू बियरिंग पूछी हुई है। ट्रू बियरिंग कैसे करके निकाल सकते हैं भाई, मैग्नेटिक बियरिंग हमें गिवन है, कुछ ऐसे करके बनाते हैं हम लोग, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ई वेस्ट हो गया, और यहां पर आपका ईस्ट साइड हो गया। बनाइए भाई आगे। ओके, क्वेश्चन काफी सारे ऐसे हम लोगों ने क्लास के अंदर कर भी रखे हैं। कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर 35 डिग्री 45 मिनट, ये मान लिया आपका कितना है ट्रू बी सॉरी ये मैग्नेटिक बियरिंग, ये आपका दिया हुआ है कितना 35 डिग्री 45 मिनट। इसके अलावा क्या क्या रखा है हमसे, और कि यहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी है। कौन सी डायरेक्शन में है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ईस्ट डायरेक्शन में। और कितना है आपका ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मान लो कुछ इस तरह से डिक्लाइन हो गई ईस्ट डायरेक्शन में इस तरफ, तो ये कितना होगा हमारा, वो भी हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3 डिग्री 45 मिनट, 3 डिग्री 45 मिनट। और पूछी गया है हमसे ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग कौन सी हो जाएगी, ये यहां से लेकर के यहां तक की निकाल सकते हो भाई, कितनी आ जाएगी ट्रू बियरिंग यहां पर हमारी कितनी होगी 35 डिग्री 45 मिनट प्लस 3 डिग्री 45 मिनट, तो ये आपकी आ जाएगी कितनी 39 डिग्री 30 मिनट। ओके, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, द लीस्ट काउंट ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास, लीस्ट काउंट ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट आपको एक बार फिर से बता देता हूं मैं, लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट का जो आपका लीस्ट काउंट है कितना होता है 20 सेकंड होता है। इसके अलावा लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल थियोडोलाइट, ऑप्टिकल थियोडोलाइट कौन सा वाला होता है ऑप्टिकल थियोडोलाइट, जिसके अंदर हम लोगों ने मैनोमीटर फिट कर रखा हो। ओके, या फिर आपको सीधा पूछ सकता है मैनोमीटर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है, ये होता है आपका 1 सेकंड। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास के बारे में, लीस्ट काउंट होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास का, प्रिज्मेटिक कंपास के लिए आपका ये होता है कितना 30 सेकंड। ओके, और जो आपका होता है कौन सा सर्वेयर्स कंपास, सर्वेयर्स कंपास, इसके लिए आपका ये होता है भाई यहां पर 15 सेकंड। ओके, क्लास के अंदर मैंने करवा रखा है, और शायद मैंने क्लास के अंदर ही सेकंड की जगह आपको मिनट में लिखवा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट कर लेना अगर किसी ने मिनट में भी लिख लिया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 सेकंड होता है किसका, प्रिज्मेटिक कंपास का। ओके, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, ऑप्शन नंबर डी। पेन भी नहीं चलाना, फिर भी आपके आंसर आ जाएंगे क्वेश्चंस के, इतने इजी इजी से क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, इजी क्वेश्चंस की इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन अ कंपास सर्वेइंग इफ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 237 डिग्री 45 मिनट, WCB आपको कितनी दी हुई है 237 डिग्री 45 मिनट, ये WCB की वैल्यू आपको दी हुई है। पूछा क्या है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्वेश्चन में पूछी हुई है, तो निकाल सकते हैं, इजी सा है। कैसे करके निकालोगे भाई, हमें क्या दिया हुआ है WCB। ओके, फिर से हमें तो वही बनाना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, कितना दिया हुआ है 237 डिग्री 45 मिनट। तो कहां पर भाई लाया करेगा, ये कौन सी जगह पे आएगा, हमें पता है यहां तक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में कितना होगा 180 डिग्री तक, यहां पर कितना होगा 270 डिग्री तक। क्लियर। तो जो 230 डिग्री है, ओके सॉरी 237 डिग्री है, ये कहां लाया करेगा हमारा, कहीं यहां बीच में आ रहा होगा कुछ ऐसे करके। मान लिया ये कुछ कितना हो गया, ये पूरा एंगल यहां से लेकर के यहां तक का ये हो गया आपका 237 डिग्री 45 मिनट। क्लियर। पूछी क्या है हमसे, क्वाड्रेंटल बियरिंग पूछी हुई है भाई, क्वाड्रेंटल बियरिंग कितनी होगी, तो कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, साउथ और वेस्ट। तो कैसे करके लिखेंगे इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग को, साउथ से कितने डिग्री की तरफ डिक्लाइन हो रहा है ये हमें निकालना है। तो आपको पता है भाई ये जो यहां से लेकर के यहां तक का एंगल है, ये जो पूरा एंगल है इस साइड का, मतलब ये वाला जो एंगल है ये तो हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या मैं 237 डिग्री 45 मिनट में से 180 डिग्री को माइनस कर सकता हूं क्या, अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास कितनी बचेगी इसकी वैल्यू, कर लीजिए इसको, इजी सा क्वेश्चन है। 237 डिग्री 45 मिनट, इसमें से माइनस किसको करना है 180 डिग्री को, तो कितना बच जाएगा
47 ओके 57 डिग्री 45 मिनट। तो कैसे लिख सकते हैं इसको भाई, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, इस वाले एंगल की इसकी वैल्यू आई है आपके पास ये वाली 57 डिग्री 45 मिनट। तो लिख लीजिएगा साउथ 57 डिग्री 45 मिनट, और कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट की तरफ। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा हुआ है, इफ द ऑब्जर्व्ड फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन, किसी लाइन के लिए फोर बियरिंग आपको दी हुई है, कितनी है 202 डिग्री 30 मिनट, देन द बैक बियरिंग ऑफ लाइन, फोर बियरिंग आपको गिवन है, बैक बियरिंग निकालनी है। मुझे एक बात बताइए, एक बात लिखवाई थी मैंने आप लोगों क्लास के अंदर, क्या लिखवाई थी, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। इन फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए, आपका 180 डिग्री आना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कितना आता है, 180 डिग्री। अब यहां पर आप लोगों को जो फोर बियरिंग है लाइन की वो कितनी दी हुई है, फोर बियरिंग आपको गिवन है 202 डिग्री 30 मिनट। तो बैक बियरिंग हमें निकालनी है, इजी सा क्वेश्चन है भाई, कैसे निकालोगे, 202 डिग्री 30 मिनट माइनस बैक बियरिंग इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को जब इस साइड भेजोगे तो बैक बियरिंग आपकी यहां से निकल करके आ जाएगी कितनी, 22 डिग्री 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देख लीजिए कितना इजी इजी से क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी जेई के एग्जाम में, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Which one is the disadvantage of internal focusing telescope, कि जो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप है हमारा, इसका क्या डिसएडवांटेज होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था हमारे जो दो तरह के क्या होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है इंटरनल फोकसिंग टाइप, एक होता है हमारा एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप। तो इंटरनल फोकसिंग टाइप जो होता है हमारा टेलीस्कोप, इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर दो बबल ट्यूब होती हैं, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में। तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि इसकी लेवलिंग करने में हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है, सेंटरिंग इसकी करने में और लेवलिंग करने में। इसीलिए इसका डिसएडवांटेज भी है कि देयर आर टू सेपरेट ट्यूब्स, यहाँ पर दो अलग अलग ट्यूब्स होती हैं, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एन एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज टू बी करेक्टेड यूजिंग। भाई अर्थ के रिफ्रैक्शन और कर्वेचर, यहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। गलत क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता रखी है, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन अगर याद ना रहे तो भी इनके वैल्यूज याद रखने की आपके पास एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है आपकी, 786 111। ओके, मतलब 0.0786 डी स्क्वायर, ये तो आपका क्या होता है, सीसी, और सीसी जो है वो हमेशा नेगेटिव में लेकर के चलते हैं, क्लियर। और 0.0111, इससे आप लोग याद रख सकते हो किसे, सी आर। लेकिन यहां पर जो वैल्यू है वो थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाती है, इसको 786 की जगह 785 कर लीजिए, इसे 111 की जगह 112 कर लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर। ओके, कि दोनों की वजह से जो कंबाइंड करेक्शन आएगा वो आपका कितना आएगा। तो मुझे बताओ, इसकी तो वैल्यू आपकी किसमें है, माइनस में है, इसकी वैल्यू आपकी प्लस में। अगर इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू निकल करके आएगी, 0.0785। ये माइनस का है और प्लस का क्या करना है आपको, यहां पर 0.0112। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 376। तो 0.763 डी स्क्वायर। ठीक है, बस यही है आपका, और ये भी किसमें आएगा, माइनस में। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहां पर आपका, ऑप्शन नंबर ए 0.0673 डी स्क्वायर। अगर ट्रिक आपको याद रखनी है, याद रखने की ट्रिक यही है भाई, एक तो आपको याद रखना है 786 से, ये तो होता है भाई माइनस वाला, ये होता है आपका प्लस वाला। 111 और 786 दोनों ही काफी अच्छे आंकड़े माने जाते हैं लोगों के जो मुहूर्त वगैरह में भरोसा रखते हैं उनके लिए। तो 786 और 111 इन दोनों से आप लोग याद रखिए, इजी सा है, इनमें भी सीधा कर सकते हो आप लोग। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन में आप 0.785 की जगह से 0.786 रख के भी आंसर निकालोगे तो भी वही लंपसम आंसर इसका आएगा। इसको भी आप अगर 111 से निकालोगे तो भी वही लंपसम आपका आंसर आता है निकल करके। और अगर यहां पर भी इसको चेंज कर लेते हो तो ये 0.785 हो जाता है। आपको जैसे भी याद रखना है वैसे याद रखिए, बट दो चीजों को कभी मत भूलिएगा, एक तो होता है आपका सीसी, एक होता है आपका सीआर।
ये 786 से याद रखना है, सीसी को, सीआर को याद रखना है 111 से। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, अभी आने वाले और भी क्वेश्चंस हम करने वाले, एक एक सेकंड में आपके इस ट्रिक से क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व हो सकते हैं हमारे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। इन लेवलिंग वर्क द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ कंप्यूटेशन प्रोवाइड्स एन अर्थमेटिक चेक ऑन। भाई जो राइज एंड फॉल मेथड होता है हमारे पास लेवलिंग का, वो कहां कहां पर चेक प्रोवाइड करवाता है? तो ये बात मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी करवा रखी है कि जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपका ओनली बैक साइड और फोर साइड इन दोनों पर ही चेक प्रोवाइड करवा पाता है, जबकि आपका जो राइज एंड फॉल मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड है, ये आपका कहां पर करवा देता है? बैक साइड पर भी करवाता है, फोर साइड पर भी करवाता है और इंटरमीडिएट साइड पर भी, तीनों जगह पर ये चेक प्रोवाइड करवाता है, जबकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है आपका वो ओनली बैक साइड एंड फोर साइड पर ही प्रोवाइड करवा पाता है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में? ऑप्शन नंबर डी, बैक साइड। तो ट्रांजिशन कर्व मैंने अभी आप लोगों को नहीं करवाया, ट्रांजिशन कर्व हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं, बट इसका मैं आंसर आप लोगों को बताता हूं। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट हम लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21, द डिग्री ऑफ कर्व फॉर अ 30 मीटर कर्व इज, ओके सॉरी, द डिग्री ऑफ कर्व फॉर अ 30 मीटर चेन इज, कि अगर कोई भी कर्व है हमारे पास, ठीक है, इस कर्व में अगर चेन की लेंथ कितनी है 30 मीटर, तो जो डिग्री ऑफ कर्व होगी वो कितनी होगी? तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा फॉर्मूला था? L बाय डी इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360, ओके 360 डिग्री। क्लियर? यहां पे ये क्या होती है हमारी डिग्री ऑफ कर्व, ओके, या फिर डिग्री ऑफ कर्वेचर भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, कितनी लेंथ के लिए कैलकुलेट करना है? 30 मीटर के लिए, ओके। एक डायरेक्ट वैल्यू भी इसकी होती है, वो अगर आपको नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, ओके। डायरेक्ट वैल्यू इसकी मैं लिख रहा हूं, क्या होती है? 1718.9 अपॉन आर, ओके, ये होती है आपकी डायरेक्ट वैल्यू। बट अगर आपको नहीं आती तो भी कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है कोई दिक्कत भाई? क्योंकि हमारे पास में ये तरीका है निकालने का। क्या करना है आपको? एल को बस रख दीजिए 30 डिवाइडेड बाय डी इक्वल्स टू 2 पाई आर और 360 डिग्री। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे और 2 पाई की वैल्यू रखोगे, 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3.14। तो यहां से ये वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाती है कि डी इक्वल्स टू 1718.9 डिवाइडेड बाय आर। और आर की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से आर की वैल्यू आएगी 1718.9 डिवाइडेड बाय डी, ओके। ये वैल्यू मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर लिखवा रखी है। ये किसके लिए होती है? 30 मीटर के लिए। अगर मान लो चेन की लेंथ हमारी 20 मीटर हो जाए तो 20 मीटर के लिए भी इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ओके। चाहो तो लिख भी सकते हो भाई कि 20 मीटर के लिए कितनी होती है। जो सेकंड ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है वो 20 मीटर के लिए है। सेकंड ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 1145.92 अपॉन आर। ये जो वैल्यू है आपकी, ये होती है किसके लिए? 20 मीटर चेन के लिए। जबकि 1718.9 ये आपकी वैल्यू किसके लिए होगी? 30 मीटर चेन के लिए। तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 21 का, ओके। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं भाई एसएससी जेई के 2019 के। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2018 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी जेई में, इन क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं। और 2018 में, 2018 में और 2017 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आए थे। सर्वेइंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 में और 2017 में। 2019 में आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, जबकि 2018 के अंदर 80-90 के समथिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है। इतने ही आपके 2017 में थे। तो उन क्वेश्चंस का भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ओके। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है भाई। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट स्केल? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट स्केल? की इनमें सबसे बड़ा स्केल कौन सा है? कौन सा इनमें से सबसे बड़ा स्केल होगा? तो कौन सा स्केल होगा भाई? ऑप्शन आपके पास लिख रखे हैं 1/500, सॉरी 1:500, 1:1000, 1 और लास्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा लिखा है? 1:5000।
50,000। मुझे एक बात बताइए, एक बात बताओ भाई, क्या होता है लार्जेस्ट आरएफ, कि जिसका बड़ा आरएफ होगा वो स्केल भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जिसका आरएफ ज्यादा है वही स्केल हमारा बड़ा माना जाता है, और अगर आपका आरएफ अगर कम आ रहा है तो आपका स्केल भी छोटा होगा। बताइए भाई, यहां पर सबसे ज्यादा जो आरएफ है वो किसका आ रहा है, लार्जेस्ट आरएफ। पूछा गया हमसे लार्जेस्ट स्केल कौन सा होगा, तो जिसका आरएफ बड़ा होगा, जिसका ज्यादा आरएफ यहां से निकल करके आएगा, इनमें से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा आएगी वही आपका क्या कहलाएगा, लार्जेस्ट स्केल। बट कई बार स्टूडेंट्स पता है कंफ्यूज कहां हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार यहां पर 50,000 है, यहां पर ये 500 है, यहां 100 है, यहां 2500 है, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, 50,000, तो इसी को ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता भाई, क्या करना होता है, इनकी वैल्यू निकाल के देखो एक बार। मुझे एक बात बताइए, 1/500, 1/1000, 1/2500, सॉरी, ओके, और लास्ट ऑप्शन है 1/50,000। इनमें से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी? सीधी सी बात है, अगर हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1/500 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, 1/1000 की इससे कम होगी, इसकी इससे कम, और सबसे कम किसकी होगी, 1/50,000 की। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1/500। ओके, और एक बात और याद रख लीजिएगा कि 1/500 कहीं पर भी आपको इस तरह से करके क्या दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है। ठीक है, तो आरएफ में ये जो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर है, अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है तो हमारा स्केल छोटा होता जाएगा, इसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी इतना ही छोटा हमारा स्केल होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जैसे 1/50,000 तो सबसे छोटा स्केल इनमें से 1/50,000 का है, सबसे बड़ा स्केल कौन सा है, 1/500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा भाई टेप के ऊपर है। विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेप्स बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी के ऊपर टेप जो है इनका सबसे करेक्ट ऑर्डर कौन सा माना जाए। ऑप्शन आप लोगों को देखिए, ऑप्शन से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो भाई। ऑप्शन बी में आप लोगों से कह रखा है इनवर टेप, स्टील, ठीक है, मेटेलिक टेप और लाइनन टेप। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को जब करवाए थे टाइप ऑफ टेप, मैंने क्या कहा था, इनवर टेप जो है सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, इनवर टेप को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, सबसे ज्यादा करेक्ट माना जाता है। तो इन ऑप्शन में से आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रखा है, विच वन ऑफ इज द अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया यूज्ड फॉर प्लेन सर्वे। भाई प्लेन सर्वे में सबसे ज्यादा लिमिट कौन सी होती है, मुझे एक बात बताओ, कहां तक हम काम में ले सकते हैं प्लेन सर्वे को? लिमिट आपकी होती है प्लेन सर्वे के लिए कितनी होती है, 250 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अगर इससे कम का आपका एरिया है, इससे छोटा अगर एरिया है 250 किलोमीटर स्क्वायर से, तो ही आप प्लेन सर्वे को काम में लेते हो। अगर एरिया आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा हो जाता है तो आप कौन से सर्वे को काम में लोगे, जियोडेटिक सर्वे को। क्लियर है बात? ओके, तो प्लेन सर्वे के लिए अपर लिमिट कितनी होती है, 250 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी के जल्दी करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रखा है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट स्केल। स्मॉल स्केल कौन सा होगा, वही करना है, वही करना है, क्या करना है भाई, वही जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा जाती हो। ये डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, ऑप्शन कौन कौन सा है, 1:100, 1:500, ऑप्शन 3 क्या है, 1:1000, एंड ऑप्शन 4 इज 1:, एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए भाई। सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसका स्केल भी छोटा होगा। किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, कौन सा यहां पर रेशियो सबसे कम आएगा, 1/, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सबसे छोटा स्केल यहां पर यही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, अ लाइन ऑफ ट्रू लेंथ 398 मीटर when measured by chain of 20 meter chain is recorded to be 400 meter. What is the actual length of the chain? ठीक है, यहां पर हमसे क्या पूछा है, चेन की एक्चुअल लेंथ पूछी हुई है। एक्चुअल लेंथ पूछी है तो क्या करेंगे, वही हमारे पास जो पुराना फॉर्मूला है वो लगा देंगे। पुराना फॉर्मूला लगाइए, एक बार आंसर पाइए भाई, फटाफट करो इसको। ओके, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं करवाऊंगा, फिर भी मैं एक बार लिख ही देता हूं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन। क्या होता था हमारे पास में, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, L इंटू एल डैश। फॉर्मूला क्या था, L इंटू एल डैश इक्वल्स टू W इंटू W डैश। तीन चीजों की वैल्यू हमें दी हुई है, एक हमें नहीं दी हुई। कौन सी नहीं दी हुई, ये वाली। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दी हुई है भाई कौन सी टेप से आपने इसे मेजर करना था, इतनी आपकी लेंथ निकल करके आ जाती है। चाहो तो सॉल्यूशन कर भी सकते हो क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस में अगर टाइम लगता है तो फिर सही बात नहीं होती। ठीक है, चाहो तो इसको कर भी सकते हो कि भाई 20 इंटू ये कितना था 398, ओके, इक्वल्स टू x इंटू
400 वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, इसको x मानोगे तो इस x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 398। यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी और इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है 19.9। तो 19.9 आपका क्या है, करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा समझने वाला भी है, सोचने वाला भी है और कंसेप्ट क्लियरिंग भी है। कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर फॉर अ टेप ऑफ लेंथ एल इफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टी अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा द कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फॉर टेप मटेरियल इज ए। ओके, क्वेश्चन में कह रखा है हमसे, हम लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा ही नहीं जो ऑप्शन में हमें दे रखा है। हम लोगों ने तो क्या फॉर्मूला दे रखा है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ये हमने क्लास में भी पढ़ रखा है। कौन सा, करेक्शन फॉर टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या होता है, टी एम माइनस टी नॉट एल्फा एल। ओके, ये टी एम क्या होता है, टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट, टेम्परेचर कब, मेजरमेंट लेते टाइम जो टेम्परेचर है वो वाला। टी नॉट हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशंस में, कि जब इस टेप को बनाया गया था तब वहां का क्या टेम्परेचर था उस फैक्ट्री का, जिस फैक्ट्री में इसे बनाया गया। अल्फा क्या होता है यहां पर, जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, जिसकी वैल्यू अभी क्या दी हुई है हमें, ए दी हुई है। ठीक है, एक्सपांशन, इसकी वैल्यू अभी हमें क्या दी हुई है, ए, और ये एल आपका है ही जो है होता है। अब आपको क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टी अबव स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब स्टैंडर्ड ये जो टेम्परेचर है टी नॉट, इससे कितना इंक्रीज हुई है इसकी वैल्यू, टी इंक्रीज हो गई। ठीक है, या फिर मैं कहना चाहूं भाई जो टी मेजरमेंट के टाइम पर है, मेरा मेजरमेंट के टाइम पर टी कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्लस टी। ओके, यही तो कह रखा है मुझसे कि भाई मेजरमेंट के टाइम का जो टेम्परेचर है वो कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, टी ज्यादा है। तो वही करना है मुझे, तो इस वाली वैल्यू को फॉर्मूले में रख दीजिए। कैसे रखोगे, टी एम की जगह क्या रखना है, टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट एल्फा एल। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी नॉट से आपका टी नॉट कैंसिल आउट हुआ, क्या वैल्यू आ गई, टी एल्फा एल। एल्फा की जगह क्या रखना है हमें, ए को, ए एल। ओके, ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाती है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारा जो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट कौन से वाले केस में होगा, अगर टी एम की वैल्यू टी नॉट से ज्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर टी एम की वैल्यू टी नॉट से कम है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस वाले केस में देखिए टी एम की वैल्यू कितनी है, ज्यादा ही तो है इससे, टी नॉट से, तो क्या होगा भाई, करेक्शन पॉजिटिव होगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, प्लस का ए टी एल, ऑप्शन सी देखिए, प्लस का ए टी एल, वही तो लिखा हुआ है ये, प्लस का, इसको चाहे ऐसे लिख लो, प्लस का ए टी एल। ओके, और ये आपका ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, अ सर्वेयर मेजर्स अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1:100 इज 60 मीटर। क्या किया है भाई, एक सर्वेयर है, कोई सर्वे करने चला गया कोई आदमी, ठीक है, अनजान था बेचारा, अनजान का मतलब है जानता नहीं था इतना ज्यादा कि मेजरमेंट कैसे लेना है, कितना ज्यादा, मतलब एक्सपीरियंस उसे नहीं था सिविल इंजीनियरिंग का। उसने रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर तो कितना लिया, आरएफ, आरएफ कितना लेकर के चल रहा है वो, 1:100। तो क्या आ रही है लेंथ निकल करके, लेंथ आ रही है क्या, 60 मीटर। अब क्या हुआ, वो सर्वे करके जैसे ही गया उसके सीनियर ने कहा भाई तुमने आरएफ को गलत ले लिया, आरएफ को सही करो, और करेक्ट आरएफ कितना बताया उसने, 1:50। तो पूछा है भाई लेंथ कितनी निकल करके आएगी, लेंथ कितनी निकल करके आएगी। ओके, तो इसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन करने के लिए एक फॉर्मूला है, चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कि भाई इसने अगर ये आरएफ जो है, यहां से कॉमन सेंस भी आपका काम करना चाहिए भाई। मैंने क्या कह रखा है आपको कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी आरएफ उतना ही छोटा होगा और लेंथ कम आएगी। ठीक है, अगर यहां पर मान लो 1:50 है, इससे छोटा क्या है, 1:100। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, जो पहले वाला सर्वेयर था उसने क्या किया, आरएफ को कम ले लिया, उसने छोटा ले लिया, तो लेंथ हमारी ये कम हो गई। अब अगर इसने ज्यादा लिया है तो लेंथ बढ़ेगी, और सीधी सी बात है कितनी बढ़ेगी, इसका आधा इसने लिया था पहले, अब के बार कितना है, सही इसका दोगुना है, तो लेंथ भी इसकी दुगनी हो जाएगी, लेंथ इसकी 120 मीटर हो जाएगी। ये तो होता है हमारा कॉमन सेंस से। अगर फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला भी इसका इजी सा आपका एक फॉर्मूला होता है, चाहो तो लिख भी लेना। ठीक है,
चाहो तो भाई इसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला भी इसका इजी सा होता है, कोई मुश्किल इसका फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला भी बहुत इजी सा है। कौन सा? करेक्ट लेंथ, जो करेक्ट लेंथ हमें निकालनी है, करेक्ट लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा? करेक्ट आरएफ डिवाइडेड बाय रॉन्ग आरएफ इनटू मेजर्ड लेंथ, ठीक है, मेजर्ड लेंथ। सॉल्यूशन करोगे, करेक्ट आरएफ हमारा कितना है? 1/50, गलत कितना निकल करके आया? 1/100 इनटू किससे करना है? 60 से। मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये? 100/50 इनटू 60 कितना हो जाएगा? 2। ओके, तो 120 मीटर इसका करेक्ट आंसर। यहां से भी वही निकल करके आ रहा है। ओके, कोई सा भी कंसेप्ट आप यूज में ले सकते हो, चाहो तो इसे ही यूज में लिया करो एग्जाम में। भाई अगर आरएफ को आपने आधा लिया है तो लेंथ भी आपकी आधी ही निकल के आई होगी। अब के बार अगर आपने आरएफ को ही दुगना कर दिया दूसरे केस में, तो लेंथ भी सीधी सी बात है दुगनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या रखा है? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कम्युलेटिव एरर्स। जो कम्युलेटिव एरर्स होती है इनके लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट्स पढ़िए आप लोग। कम्युलेटिव एरर के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है? कम्युलेटिव एरर जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, कोई सी भी डायरेक्शन में। तो जो कम्युलेटिव एरर है हमारी, कम्युलेटिव एरर ये क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है? पहला ऑप्शन पढ़िए ढंग से। फर्स्ट बात क्या कर रखी है? इट डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन मेजरमेंट। ओके, इट डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन मेजरमेंट। नहीं, गलत बात है, डिक्रीज नहीं होती मेजरमेंट में, इंक्रीज के साथ में। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आप लोगों को? इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। हाँ, ये सही बात है, प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ लाइन के, और इसके अलावा ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी भी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ में क्या कर रखा है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। नहीं, ये बात गलत है भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन से में होती है? दूसरे वाले केस में होती है, ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर के केस में। कम्युलेटिव एरर क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? 2 और 3। तो 2 और 3 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन यहां पर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो देख लीजिए भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्या कह रखा है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। नहीं, गलत है। सबसे एक काम करो, सब पे एक बार नजर घुमाओ ऑप्शंस पे। नीचे ही नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, ठीक है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। क्या कह रखा है इसने? पार्ट टू होल। लेकिन हमें पता है भाई जो हमारा सर्वे है, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ओके, पार्ट टू होल, हमारे सर्वेइंग का जो मेन प्रिंसिपल वो पार्ट टू होल ना हो करके होल टू पार्ट होता है, ठीक है, होल टू पार्ट। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर बाकी के 3 स्टेटमेंट को तो पढ़ो ही मत, टाइम ही वेस्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए। चौथे वाले को पढ़िए। चौथे वाले पे क्या करेगा? पार्ट टू होल। अरे हमें पता है भाई पार्ट टू होल नहीं होता, होल टू पार्ट होता है। तो होल टू पार्ट होता है तो पार्ट टू होल तो गलत ही होगा ना। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है भाई प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के लिए, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। द मैक्सिमम एरर mm ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन। कि मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है ड्राइंग में? वो आपकी होती है भाई 0.25। कहीं पर भी इसे नोट करके लिख लीजिएगा, 0.25 mm। ये आपकी मैक्सिमम एरर हो सकती है किसी भी ड्राइंग में, कि इससे ज्यादा की एरर आपसे ड्राइंग बनाते टाइम नहीं होना चाहिए। मान लो आपको इस तरह से करके लाइन ड्रॉ कर रहे हो, मान लो आपने ये 10 सेंटीमीटर की इस तरह से करके एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। तो कई बार क्या होता है ना कि स्केल प्रॉपर हम लोग बनाते हैं बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। और वो ऊपर नीचे कितना होना चाहिए? ये आपका 0.25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपकी एरर आ रही है तो आपका जो ड्राइंग है वो गलत माना जाएगा भाई। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी वगैरह के लिए सर्वे जो किया जाता है वो कौन सा वाला होता है? तो मैंने आप लोगों से कहा था भाई, समझाने के लिए मैंने एक तरीका आपको बताया था जब मैंने रेवेन्यू चेन आपको बताई थी। रेवेन्यू चेन जब मैंने बताई थी, मैंने कहा था भाई रेवेन्यू चेन जो है ये किस काम में आती है? कैडेस्ट्रल सर्वे में, ठीक है, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग में। ओके, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग मतलब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे काम किए जाते हैं, जो पटवारी हमारा नापता करता है। पटवारी तो मैंने बताया भी था आपको कि जो पटवारी के पास चेन होती है वो कौन सी वाली होती है?
रेवेन्यू चेन होती है, और पटवारी का काम क्या होता है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो यहां पर कौन सा सर्वे किया जाता है आपका प्रॉपर्टी लाइन से रिलेटेड, ये होता है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, प्रॉपर्टी लाइन को शो करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपका कैडेस्ट्रल सर्वे किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ साइटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ प्लेन टेबल सर्वेइंग। अरे भाई प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे। ठीक है, एलिडेड इनमें से क्या था, एलिडेड, एलिडेड आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एलिडेड का काम होता है आपके प्लेन टेबल में ऑब्जेक्ट को देखने का। इसके अलावा प्लम्बोब होता है, प्लम्बोब का काम होता है आपका सेंटरिंग का, सॉरी प्लम्बोब नहीं, वो U4 का आपका जो होता है। ठीक है, U4 का काम क्या होता है, सेंटरिंग करने का, किसका, शीट की और आपके इंस्ट्रूमेंट की, इन दोनों को सर्वेइंग में काम होता है। तो प्लेन टेबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम में लेते हैं वो हमारा क्या होता है, एलिडेड काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, प्लम्बोब लाइंस एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे की बात हो गई और प्लम्बोब लाइन की बात हो गई। प्लम्बोब लाइन के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो मिस्त्री का एक लट्टू होता है, इसके बीच की लाइन कैसे करके होती है, कुछ ऐसे करके। मान लो ये आपकी पूरी अर्थ है, इस अर्थ पर अगर आप सर्वे कर रहे हो तो आपकी एक प्लम्बोब लाइन तो कैसे निकलेगी, ऐसे करके, दूसरी आपकी कैसे निकलने वाली है, ऐसे करके। लेकिन ये तो कौन से केस में है, किसके केस में है, ये प्लेन सर्वे के केस में। ओके, प्लेन सर्वे के केस में तो कैसी होती है प्लम्बोब लाइन, प्लेन सर्वे के केस में जो होती है प्लम्बोब लाइन हमारी, ये क्या होती है, PBL, ये होती है क्या, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। बट अगर जियोडेटिक सर्वे का केस आ गया, जियोडेटिक मतलब किस तरह से, एक प्लम्बोब लाइन मान लो आपकी यहां से होकर के पास हो रही है, ये आपकी हो गई पहली प्लम्बोब लाइन। ठीक है, और यहां पर हो गई आपकी ये दूसरी प्लम्बोब लाइन, इस तरह से करके। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो प्लम्बोब लाइन है एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, सेंटर ऑफ अर्थ पर करती हैं भाई, सेंटर ऑफ अर्थ पर करती हैं। अर्थ का जो सेंटर है यहां पर एक दूसरे को काटती हैं प्लम्बोब लाइंस। कौन से केस में, जियोडेटिक सर्वे के केस में। जबकि प्लेन सर्वेइंग के केस में प्लम्बोब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती हैं। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 37, with an increase in the denominator of representative factor the scale of map bill। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हो, डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज कर रहे हो, कैसे करके कर रहे हो, 1/500 लिखा हुआ है, इसको 1/ अगर आपने 1500 कर दिया, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगा यहां पर हमारा जो ये स्केल है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द स्केल विल बी डिक्रीज। ओके, जो स्केल है मैप का वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में लगाइए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोगों से क्या कह रखा है, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो नीचे स्टेटमेंट आपके लिखे हुए हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहला स्टेटमेंट आप लोगों से कह रखा है लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन। भाई इंजीनियर्स का सीधा सीधा सा हिसाब होता है, इनके यहाँ पे सब कुछ काम बराबर से चलता है। इनका बराबर का मतलब है भाई कि 100 फीट की इनकी चेन होती है और 100 ही उसके अंदर लिंक प्रोवाइडेड रहते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन इज 66 फीट। अरे गलत बात है भाई, 66 फीट किसकी होती है, गंटर्स चेन की। 33 फीट किसकी होती है, रेवेन्यू चेन की। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं इन्हीं चीजों को कि कौन सी वाली चेन के लिए कितना होता है ये। ओके, जो हमारी मैट्रिक होती है हमारी 20 मीटर और 30 मीटर में। रेवेन्यू हमारी कितने में होती है, 33 फीट में। ठीक है, गंटर्स हमारी कितने में होती है, 66 फीट। और जो इंजीनियर्स है हमारी ये होती है 100 फीट। ठीक है, लिंक भी इनके लिख देता हूं साइड में। 100 लिंक यहां पर होते हैं, 150 लिंक इसमें होते हैं, 16 लिंक यहां पर होते हैं। ओके, 100 लिंक इस वाली में होते हैं और 100 लिंक ही इसमें होते हैं इंजीनियर्स चेन में। बता दो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है कि लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज 66 फीट लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट लगाओ भाई क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन रीड करिए। ऑप्शन ए दे रखा है वर्किंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, नहीं, गलत बात है। दूसरा दे रखा है वर्किंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, नहीं, ये भी गलत बात है। ऑप्शन सी दे रखा है वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। अरे पार्ट टू होल नहीं करते, होल टू पार्ट करते हैं। तो होल टू पार्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर,
नंबर ऑफ लिंक इन 20 मीटर मैट्रिक चेन। अरे 20 मीटर की मैट्रिक चेन में कितने लिंक होते हैं, अभी अभी लिखवाया है। 20 मीटर की मैट्रिक चेन में होते हैं आपके 100 लिंक, और 30 मीटर वाली में होते हैं आपके 150 लिंक। ठीक है, 30 मीटर की मैट्रिक चेन में होते हैं 150, 20 मीटर में आपके कितने होते हैं 100 लिंक। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द